जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है कि आपको मालूम है कि रिटायरमेंट के बाद भी जनरल बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उस हवाले से क्या तफसीलात हैं, और खान साहब जो कहते थे कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब उसकी गवाही किसने दी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। मरियम बीबी की क़यादत के ऊपर घर के अंदर से ही सवाल उठ गए। कैप्टन सफदर साहब का एक बयान सामने आया, बल्कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ दीगर चीज़ें कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। सबसे पहले आप बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे जी आप किधर हैं, आप कहाँ पे हैं, तो मैंने कहा कि ये भी आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मुल्क में नहीं हूँ, मैं इस वक्त पुर्तगाल में हूँ। ये स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर के करीब एक एरिया है जहाँ पे आजकल मैं हूँ। यहाँ इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ डिटेल्स हैं, एक यहाँ पे मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मिले और कुछ बातें हुई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले मैं थोड़ी सी आपको जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल है उस हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात होती रही कि जी जनरल बाजवा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आज मंसूर अली खान साहब ने, कल मैंने अपनी जो इससे पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि मंसूर अली खान साहब के पास भी बड़ी खबरें हैं, उनकी भी बाजवा साहब से गालिबन कोई 5 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो आज उन्होंने ये बताया, ये खबर दी अपने प्रोग्राम के अंदर कि रिटायरमेंट के बाद भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा से जाके मिले। जी हाँ जी, जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात हुई, वो उनके घर जाके उनसे मिले। ये मंसूर अली खान साहब ने आज खबर दी है अपने प्रोग्राम में, मैं भी उस प्रोग्राम में बैठा हुआ था। अच्छा, अब ये तो उस बयानिए की बिल्कुल नफ़ी है जो ये लोग ये कहते हैं कि जी जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया था, जनरल बाजवा ने ये किया था, जनरल बाजवा ने वो किया था, आइन तोड़ा था और हम उनसे बिल्कुल जनाब ये करेंगे वो करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब पूरा आपको पता है वो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया सारा। लेकिन अगर इतने ही बुरे थे जनरल बाजवा तो फिर रिटायरमेंट के बाद भी उनसे मिलने की क्या ज़रूरत थी? यही वजह सब पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब क्या वजह है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी उनसे मिले। यकीनन उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी। क्या आपकी कोई उनसे डील हुई थी जिस डील के नतीजे में आप वज़ीर-ए-आज़म बने थे? क्या ये पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात हैं? पर एनीवे ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर की जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग हमेशा कहते रहे कि नैब न्याजी गठजोड़, जी नैब जो है वो इमरान खान के साथ मिला हुआ है, वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करता रहा। कल जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम के अंदर एक चीज़ लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, अगर ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। उसके ऊपर मंसूर अली खान साहब को जनरल बाजवा का फ़ोन आया और उन्होंने आगे से वजाहत दी। वैसे तो मेरे ख्याल में जनरल बाजवा साहब या तो अपना ट्विटर अकाउंट खोल लें, आज किसी ने लिखा हुआ था, या फिर वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लें। इस तरह की चीज़ों में आप जितनी ज़्यादा उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ें जो है मज़ीद पेचीदा होती जाएंगी टाइम के साथ साथ। तो इसमें खामोशी इख्तियार करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, अगर जनरल साहब इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लें। पर एनीवे उन्होंने ये कहा कि जनाब उन्होंने कोई ऐसी जो बात नहीं की इमरान खान साहब के हवाले से कि वो ख़तरनाक हैं या वो लोग ख़तरनाक हैं, तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। इसकी उन्होंने वजाहत दी और मंसूर अली खान साहब ने उस हवाले से बाद में बात भी की। लेकिन उसी कॉलम के अंदर उन्होंने एक और चीज़ भी लिखी हुई थी जावेद चौधरी साहब ने, वो ये थी कि ये शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाना चाहते थे और मैं नहीं चाहता था, इसलिए कि शौकत तरीन, मैंने बताया कि इसका अपना बैंक इससे नहीं चला तो ये इकॉनमी किस तरह चलेगी, और फिर जो है वो पर नहीं माने तो फिर जनरल फैज़ को कह के मैंने उनके नैब के केस माफ़ करवाए। देखिए ये तो बुनियादी तौर पे उन्होंने खुद गवाही दे दी ना कि नैब जो है वो इमरान खान के कंट्रोल में नहीं था। यही तो इमरान खान का मुकदमा है, वो यही तो कहता है कि एहतसाब मैं नहीं कर सका क्योंकि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी, ये अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करते थे। और फिर आपने देखा कि जिस तरह जो दीगर केसेस वगैरह भी थे, जब वो अपने अंजाम तक पहुँचने वाले थे उससे पहले ही इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और नई हुकूमत आ गई, वो भी सबके सामने है। तो ये वो चीज़ है जिसकी अब तो ये बाकायदा तौर पे फिर गवाही आ गई खुद जनरल बाजवा की कि नैब हमारे कंट्रोल में था और हम जो है सब कुछ करते थे। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी शौकत तरीन के उन्होंने केसेस में जनरल फैज़ को कह के ख़त्म करवाए, तो किस तरह ख़त्म करवाए? यकीनन फिर नैब उनके कंट्रोल में था ही तो उन्होंने ख़त्म करवाए। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि नैब उनके कंट्रोल में था और दूसरा ये चीज़ हो गई कि
वज़ीर आज़म साहब रिटायरमेंट के बाद भी जाके आर्मी चीफ से मिले, क्यों मिले, ये भी बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर। और बड़ी चीज़ जो आज हुई वो कैप्टन सफदर का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने नून लीग के वोट के इज्जत दो के बयानिए को जो कमज़ोर पड़ रहा था, उन्होंने उसको एक तरह से दफन कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये बयानिया तो वैसे ही दफन हो गया, इस बयानिए में कोई जान ही नहीं है। जब हमने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में के लिए वोट दिया था, उन्होंने ये भी कह दिया कि जी लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर आप बात ना करें, अगर आप ज़ाती ज़िंदगियों पर बात करेंगे तो हमारी अपनी पार्टी में पता नहीं क्यों कौन कौन सी साजी होती रही और क्या कुछ होता रहा, कोई इस तरह पकड़े गए तो कोई उस तरह पकड़े गए, तो फिर तो बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे, ये होगा वो होगा। काफ़ी तफसीलन उन्होंने इसके ऊपर बात की। और उनसे जब ये पूछा गया कि क्या मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई जल्दी वज़ीर आज़म बनेंगी, इसलिए कि इस वक्त तो हमारे जो लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ही अगले 5 साल चलाना है। 2025 उन्होंने कहा कि इंतखाबात होंगे, उसके बाद आगे 5 साल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहेंगे। तो लिहाजा एक तरह से तो उन्होंने ये भी कह दिया कि इंतखाबात डिले हो सकते हैं 2 साल के लिए, और उसके बाद भी आगे शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो मरीम नवाज साहिबा जो ऑब्वियसली लीडर बनना चाहती हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, और हर सियासी लीडर की ये ख्वाहिश भी होती है और उनकी कोशिश भी होती है कि जी हम सियासत में कामयाब हों, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और उसके लिए आपको आवाम को कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन वो मरीम बीबी जो अपने शोहर को घर में कन्विंस नहीं कर सकी, वो पाकिस्तान के अवाम को किस तरह कन्विंस करेंगी, ये भी इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। देखना पड़ेगा कि वो कैसे कन्विंस करती हैं। तो ये तो थोड़ी सी जी सियासी खबरें थी पाकिस्तान से, और इसमें मज़ीद और भी चीज़ें हैं। IMF जिस तरह मैंने आपको बताया उसके मसाइल हैं, और भी मसाइल काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे दोस्त बार बार पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि जी आप किधर हैं। तो जिस तरह शुरू में मैंने आपको जिक्र किया कि मैं इस वक्त पुर्तगाल के इलाके में हूँ, और यहाँ पे मैंने जो चीज़ें देखी उनको देख के एक तो अच्छा भी लगा और थोड़ा सा अफसोस भी हुआ। अफसोस किस चीज़ पे हुआ कि ये इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। इतनी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हम कर सकते हैं जिनसे आपको अरबों डॉलर की आमदन होगी, लेकिन वो की नहीं जाती। क्यों नहीं की जाती? रेड टेप है। यहाँ पे मुझे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिले और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई हैं और काफ़ी चीज़ें हैं मेरी, और वो गालिबन बरतानिया से उनका ताल्लुक़ है, बरतानिया में रहते हैं, और फिर उन्होंने पुर्तगाल में आके काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की यहाँ पे प्रॉपर्टी में और डिफरेंट चीज़ों में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ पे क्यों की, पाकिस्तान में क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा सवाल है, पर वो जितना पैसा मैंने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो मैं सारा पाकिस्तान इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे जो बुरी हालत है, जो रेड टेप है वहाँ पे, उसका ब्यूरोक्रेसी आपको इतना तंग करती है कि फिर इंसान जो है ना उसके दिल ही नहीं चाहता कि वो उस तरफ मुँह भी करे। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें टूरिज़म, जिस तरह मैं आया हूँ, ये इन्होंने मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ बनाई हुई हैं जहाँ पे आप आते हैं, लोग रहते हैं, और टूरिज़म से रिलेटेड जो है इनकी आमदन मतलब कई अरब, 30 अरब से भी समटाइम ज़्यादा है, इसलिए कि टूरिज़म से इनकी बहुत सारी दीगर इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड हैं। जिस तरह हम लोग आए, एयरपोर्ट पे उतरे, जो एयरपोर्ट का स्टाफ है, वो जो टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसी नौकरियाँ हैं जिस सीज़न में टूरिस्ट ज़्यादा हैं। आजकल तो टूरिस्ट इधर नहीं है, इसलिए कि मौसम गर्मियों में ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे सीजनल जॉब्स एक्स्ट्रा होती हैं। फिर वहाँ से हमने टैक्सी लेके जिधर आए वो टैक्सी वालों का कारोबार चलता है। उसके अलावा इसी तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं उनका कारोबार चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है समटाइम 30-35 पता नहीं 40 अरब डॉलर तक जो है वो कहते हैं कि सालाना जो है इनकम हो जाती है। और हम लोग जो हैं, हमारी हालत क्या है कि हम 1 अरब डॉलर के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ गेटेड कम्युनिटीज़ है, जिस तरह एक कम्युनिटी में इधर ये मैंने एक घर लिया, इधर आके मैं रह रहा हूँ इस घर के अंदर। इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जो समंदर से भी दूर हैं, समंदर भी नहीं है, लेकिन अपनी उन्होंने अंदर रिहाइश उन्होंने बनाई हुई है, लोगों को फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, लोग आके रहते हैं। इसी तरह की चीज़ें आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास भी उधर हो सकती हैं, वहाँ पे भी इस तरह के निज़ाम बन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने देखा कि फ्रूट बहुत ज़्यादा है, हर किस्म का फ्रूट इन्होंने, माल्टे हैं, उसके बादाम हैं, अनार हैं, उसके अलावा लोकाट मैंने देखे, मतलब हर किस्म की चीज़, ऑलिव्स हैं। और इनका क्लाइमेट मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। जिस तरह का इनका क्लाइमेट है ऑलमोस्ट इसी तरह का पाकिस्तान का क्लाइमेट है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा हार्श होगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे भी हो सकती हैं। लेकिन बुनियादी फ़र्क यही है कि वहाँ पे रेड टेप इतनी ज़्यादा है
कि लोग जो हैं वहाँ पे कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, जो करना भी चाहे उसको इजाज़त नहीं मिलती, उसको एनओसी नहीं मिलता, आप एनओसी के कल्चर में ही फंसे रहते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी मैं एक जगह पे गया हुआ था और वहाँ पे वो मैं घूम रहा था, तो वहाँ पे वो मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिल गए और उन्होंने मुझे बताया, और एक चीज़ ये आप सबको बड़ी इंटरेस्ट करेगी। उन्होंने कहा कि 2007 में जो है ना, यहाँ पे जब मैंने अपनी एक बड़ा बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, कोई घर वगैरह बनाए और घर वगैरह बेचे, तो उसमें जो घर बेचा तो ऑब्वियसली सारे ज़्यादातर यूरोपियंस ने लिए। तो एक घर जो है वो कंपनी ने बताया कि जी वो कोई पाकिस्तानी नाम है ना, वो कंपनी की फाइल्स देखा तो उसमें नाम आया, तो वो पाकिस्तानी नाम था। तो मैंने देखा कि जी ये किसका नाम है, ज़रा चेक किया जाए। तो वो जो नाम था वो पाकिस्तान के एक सियासी ख़ानदान था। जी हाँ जी, पाकिस्तान का एक सियासी ख़ानदान, मैं नाम नहीं लूँगा उनका इसलिए कि मैंने वो फाइल नहीं देखी, पर वो मुझे उनकी बात पे पूरा यकीन है जो वो मुझे बता रहे थे, और उन्होंने मुझे उस ख़ानदान का भी बता दिया और उस ख़ानदान को मैं जानता भी हूँ और मुझे पता है। तो उन्होंने कहा कि उस ख़ानदान के बंदे ने यहाँ पे हमारी कंपनी से सबसे पहले जो सबसे बड़ा विला था वो ख़रीदा, पाकिस्तानी सियासतदान ने, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, वो हमारे हुक्मरान जिनकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर होती हैं पूरी दुनिया में इस तरह की जगहों पे, वो क्यों चाहेंगे कि कोई आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे? वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो आके लगे? इसलिए कि वो खुद ही, जब आप खुद उस पे सिस्टम पे एतबार नहीं करते, आप खुद जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो बाहर से तो आके किसी ने नहीं करनी। पर एनीवे, ये बड़ी जो है वो एक तरह से सैड सिचुएशन भी है और परेशान कुन सूरत हाल भी है कि हम ऐसी पोजीशन में हैं कि जहाँ पे हमारा मुल्क इतना रिच है। और ये जो पुर्तगाल है जिस जगह पे मैं हूँ अभी, ये आप यकीन करें कि छोटा सा मुल्क है, लाहौर जितनी इसकी आबादी है, लाहौर जितनी आबादी, और उसके बावजूद ये इतने रिसोर्सेज ये जनरेट कर रहा है, इतना कुछ ये लोग ये पैदा कर रहे हैं। टूरिज़म भी हो रहा है। हमारे यहाँ टूरिज़म को सिर्फ महदूद कर दिया गया, जी पहाड़ों पे जाना टूरिज़म है, पहाड़ों पे चढ़ना टूरिज़म है, वादियों में जाना। भाई हर कोई तो वहाँ नहीं जा सकता ना। टूरिज़म की और भी बहुत सारी चीज़ें, ये जिस तरह आपको ये कॉम्प्लेक्स मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ये एक बनाया हुआ उन्होंने, ये सारे दुनिया भर से टूरिस्ट आए हुए हैं, यहाँ पे रहे हुए हैं, लोग आके गाड़ियाँ भी किराए पे रहते हैं। मतलब हर किस्म की जो इकॉनमी इससे फिर वाबस्ता हो जाती है और वो चलते ही हर किसी का निज़ाम चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ हैं, खुसूसन बरतानिया से, यूरोप से जो फैमिलीज़ वगैरह हैं, जब वो पाकिस्तान जा रहे होते हैं, अक्सर वो एक हफ़्ता रास्ते में या दुबई रुकते हैं या वो एक हफ़्ता तुर्की में रुक जाते हैं कि जी वहाँ पे हम रुक जाएंगे, वहाँ पे जो है इसी तरह के किसी रिजॉर्ट में चले जाएंगे, बच्चों के साथ टाइम गुजार लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में भी बनाई जा सकती हैं, हो सकता है। लेकिन करे कौन? करना उन्होंने है जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। जब उनके हाथ में चीज़ें होंगी तो वो किस तरह बेहतरी का सोचेंगे, वो किस तरह ये सोचेंगे कि जनाब कि इस जगह पे भी ये हो सकता है कि वो उनकी नीयत अच्छी हो, वो चाहते हों कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो, लेकिन नीयत के साथ साथ आपको अपनी विल भी दिखानी पड़ेगी ना। और मेन इशू वही आ रहा है जो मैंने पहले भी आपसे एक दफ़ा शेयर किया था कि बहुत सारे लोग जो शेयर करते हैं और बताते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, कि आप अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उससे सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान के अफसरान, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। वो इतना तंग करती है, इतनी रेड टेप है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। एनीवे, उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैंने चलते फिरते ही ये व्लॉग बना दी है। आपको पता है कि जिस तरह अर्ज़ की थी कि सफ़र कर रहा हूँ तो टाइम नहीं मिलता, जिधर टाइम मिलता है कोशिश होती है कि आपके साथ डिटेल्स शेयर की जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।